बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की, और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा एमपी के कांग्रेस के आला नेता भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, बीएल संतोष के आवास पर इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मुरलीधर राव भी शामिल हुए। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ। यह कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई थी, लिहाजा उन गलतियों को ना दोहराने की भी रणनीति इसमें होगी। तो आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें दिग्गज शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हुए। मिशन 2023 पर मंथन किया गया। इस बैठक में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और 23 को लेकर मिशन 23 पर है मंथन किया गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, आज दिग्गज शामिल हुए, आखिर किस तरह की रणनीति इस बैठक में तैयार हुई है? जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिशन 2023 को लेकर के बीजेपी जो है वो पहले से ही तैयारी कर रही है, और इसीलिए आज बीजेपी के बीजेपी राष्ट्रीय के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ राज्य के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो उन्होंने आज मैराथन बैठक की। और इस बैठक में साफ तौर पे यह कोशिश की गई कि आखिरकार 2023 का जब चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, उसमें कैसे जीत हासिल किया जाए। क्योंकि अगर हम देखें 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो बहुमत के करीब पहुंची थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। लेकिन बाद में बीजेपी ने सरकार वहां पर बना ली थी, और जब हम देखें कि जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी बीजेपी को कमोबेश जीत हासिल हुई है। तो बीजेपी चाहती है कि जो 2023 का चुनाव हो तो बीजेपी उसे अच्छी तरह से जीते। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जब 2019 का चुनाव हुआ था उस वक्त बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त जो है वो मध्य प्रदेश में हासिल की थी। तो बीजेपी चाहती है कि इन्हीं में मुद्दों को लेकर के, और जिस तरह से लोकसभा का प्रदर्शन हुआ था और उससे पहले 15 साल तक जिस तरह से बीजेपी ने शासन किया था, उस तरह के प्रदर्शन को जो है वो दोहराया जाए, बेहतर रणनीति के साथ काम किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो रणनीति है उसमें राज्य सरकार के कामकाजों को बढ़ावा तो देना ही है, राज्य सरकार के कामकाजों को जनता तक पहुंचाने की बात जो है वो तो की ही जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्र सरकार की जो नीतियां में थी, चाहे वो कोरोना की को लेकर के नीति थी या अन्य में योजना की जो नीति थी या फिर किसानों को लेकर के जो नीति है, उसको जो है वो जनता तक पहुंचाया जाए। तो साफ तौर पे बीजेपी जो है जिस तरह से कहती रही है कि जो प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार रहेगी, जब केंद्र में भी वही सरकार रहेगी और प्रदेश में भी वही सरकार रहेगी, तो उसका फायदा जो है सीधा जनता को मिलेगा। तो इसी तरह की रणनीति जो है वो बीजेपी बनाना चाहती है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी में यह भी बात मैं कहना चाहेगी कि राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें तो जनता तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसे भी जनता तक पहुंचाया जा सके, ताकि इसका फायदा जो है वो 2023 के चुनाव में लिया जा सके। जी ठीक है विनीत, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विनीत। कांग्रेस में लंबे समय से चल रही नेता प्रतिपक्ष के नाम की अटकलों पर विराम लग चुका है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 7 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह एमपी विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह को नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। कमलनाथ अब केवल पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस में पिछले काफी समय से इस बात की अटकलें चल रही थी कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ में से कोई एक पद छोड़ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्त किए गए डॉक्टर गोविंद सिंह दिग्विजय खेमे के नेता माने जाते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले के लहार विधानसभा से चुनकर आते हैं। गोविंद सिंह ने कमलनाथ के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान पीसी शर्मा, लाखन सिंह यादव, अरुण यादव भी मौजूद रहे। आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से
उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दी है और हम सब साथी अरुण यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, सब मित्र गए थे, उनसे आशीर्वाद लिया और पूरी ताकत के साथ उन्होंने संदेश दिया है कि फील्ड में जाके काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध नीतियों जहाँ जहाँ उन्होंने गड़बड़ी की है उनको सब लोग गोल बंद करके सब जनता को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कहने से कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। उनका निर्देश, उनकी सोच से कांग्रेस पार्टी की सोच अलग है। उनकी सोच है तानाशाही की, कांग्रेस पार्टी की सोच है प्रजातंत्र की। तो उधर गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट पर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस सदन में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस दफ्तर में मिठाई बांटी गई और वहीं ग्वालियर चंबल में भी खुशी का माहौल है। विधायक सतीश सिकरवार का कहना था कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ग्वालियर अंचल के बड़े चेहरा हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, हम सबके आदरणीय श्रद्धा के केंद्र हैं, नेता हैं हम सबके। और गोविंद सिंह जी के बनने से निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह आएगा। आने वाले समय में मध्य 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने का सपना साकार होगा। सिंधिया को चुनौती देंगे निश्चित रूप से। गोविंद सिंह जो जारू है, कर्मठ है और लड़ाकू है, और गोविंद सिंह जी संघर्षशील जमीनी कार्यकर्ता से नेता बने हैं और आने वाले समय में उनका ग्वालियर चंबल संभाग में जो कार्यकर्ताओं में जो उनके बनने से जो स्फूर्ति प्राप्त होगी उससे कांग्रेस मजबूत होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लंबे इंतजार के बाद विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर घेरता था कमलनाथ जी को कि वो हर पद अपने पास रखना चाहते हैं। अब आखिरकार ये पद उन्होंने छोड़ दिया है। गोविंद सिंह के बाद ये पद चला गया है। 2023 को लेकर के देख रहे हैं बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो कांग्रेस के लिहाज से जरूर उनका नेता प्रतिपक्ष बन जाना काफी फायदेमंद है, क्योंकि अगर बात करें सदन में वो लगातार रेगुलर रहते हैं, समय पर पहुंचते हैं और मुद्दे भी उठाते हैं। मगर बीजेपी कहीं ना कहीं अब उन्हें आड़े हाथों ले रही है, क्योंकि उनकी उम्र को लेकर अब उन पर बयानबाजी कसना शुरू हो चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती भी उनके सामने यह है कि उनके सामने एक उम्र का पड़ाव भी है। दूसरी बात यह है कि उन्हें पूरे प्रदेश में युवाओं को एकजुट करना है, कांग्रेस के उन नेताओं को एकजुट करना है जिनमें कहीं न कहीं गुटबाजी नजर आती है। हालांकि हाल ही में अभी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कई कांग्रेस के नेता कतार में हैं, तो जो कांग्रेस के नेता अगर कतार में लगे हैं बीजेपी के, तो क्या वो उन्हें रोक पाते हैं और किस तरह से इस तरह से वो कांग्रेस बीजेपी में जाने से उन्हें कैसे रोक पाएंगे, ये सब थोड़ी चुनौती है। दूसरी बात, किस तरह से एकजुटता दिखाएंगे। और क्योंकि एमपी कांग्रेस में हमेशा की जो खबरें आती हैं, चलो हाल ही में अभी जो बैठक ली थी कमलनाथ ने, उस बैठक में भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठा था कि जिसके ज्यादा समाज के लोग होंगे या जिस वर्ग के लोग होंगे उन्हें उतना प्रतिनिधित्व मिले। तो ऐसी कई आवाजें उठी हैं। अब देखते हैं इन अलग अलग तरह के जो मुद्दे उठते हैं उन्हें गोविंद सिंह कैसे सामंजस्य बना पाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो पीएचडी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया और फिर उस बयान पर सफाई भी दी है। उनका कहना था कि किसी की कॉपी करके जमा करा दो पीएचडी हो जाती है। कई नेताओं पर कॉपी करके पीएचडी करने के आरोप लगते हैं। मोहन यादव यही नहीं रुके, मंत्री ने कई वाइस चांसलर्स पर भी आरोप लगने की बात कही। उधर मामले के तूल पकड़ने पर मोहन यादव ने सफाई दी। उनका कहना था कि कॉपी करके पीएचडी करना संभव नहीं है। आपको मंत्री जी का दोनों बयान सुनवाते हैं। संस्थान के इस कार्यक्रम में आमतौर पर पीएचडी क्यों होती है हम सब जानते हैं, और पीएचडी कैसे होती है ये भी जानते हैं, और पीएचडी करने के बाद क्या क्या राजनेता को फेस करना है ये भी जानते हैं। बड़ी मुश्किल है पीएचडी करे तो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मेरी पीएचडी करने की इच्छा हुई तो हमने कहा ये पीएचडी करते तो पीएचडी वालों के लिए खाली रोजगार के लिए अपने डिग्री बनाने के लिए पीएचडी करें, और वो पीएचडी करने के बाद कहीं किसी की कापी आपी कर के और कोई यूनिवर्सिटी में जमा करा दो और
काम अपना आगे का जिस ढंग का बनता है, भगवान जाने ये दुर्भाग्य की स्थिति है। नहीं, बहुत सरल है। अब तो क्या हो रहा है कि हमारे पास ये सब संसाधन है जिसके माध्यम से हम पंजीयन के बाद ही हर एक पीएचडी धारक को डिजिटली हम उसकी अगर कॉपी करते हैं तो उसमें वो ध्यान में आता ही है। लेकिन अब ये भी समय बदल गया है कि कॉपी करके कोई पीएचडी करे, क्योंकि पीएचडी खाली डिग्री के लिए नहीं, वो समाज में सार्थकता सिद्ध करने के लिए अगर होगी तो उसके टॉपिक भी इस प्रकार से आ रहे हैं। और अब ये जो नया समय आ गया है कि पीएचडी खाली सर्विस के लिए नहीं है, तो पीएचडी का समाज में भी लाभ लेगा तो उसके व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ लेगा। तो मुझे लगता है कि जहां कहीं नकल की संभावना होती है वो तो सब क्षेत्रों में होती है, लेकिन उसको रोकने का शासन कठोर कदम उठाता है तो निश्चित रूप से उसमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन इसमें नवाचार बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। भोपाल में आज पीएचडी संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आदिवासियों में होने वाली बीमारी सिकल सेल को लेकर चिंता जताई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी पीड़ितों को येलो कार्ड दिए जाने चाहिए। सिकल सेल पीड़ित जोड़ों की शादी नहीं होनी चाहिए। सिकल सेल बीमारी को रोकने के लिए ये जरूरी है, जैसे शादी से पहले लग्न पत्र देखा जाता है, वैसे ही आदिवासियों में शादी से पहले येलो कार्ड मिलान करना चाहिए। जब शादी करने की बात आए तभी सरकार की ओर से उसको येलो कार्ड दिया है। तो येलो कार्ड मिलाए, जन्मोत्तरी मिलाते हैं शादी करने के समय में। माँ बाप क्या कहते हैं, जन्मोत्तरी के मेरी बेटी का ऐसा कैसा जमेगा, मेरा बेटा का ये बच्ची के साथ कैसा जमेगा। माँ बाप है, जीवन भर बच्चा अच्छा रहे, बच्ची अच्छी रहे, वो सोचते हैं। उनका धर्म भी होता है, उनकी ऐसी ये भी आशा भी। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। और इसके बाद भूपेंद्र सिंह स्मार्ट सिटी के तहत महाकाल मंदिर विस्तार योजना का कामों का निरीक्षण करने पहुंचे। भूपेंद्र सिंह ने महाकाल कॉरिडोर को भी देखा और इसी दौरान पूर्व मंत्री पारस जैन और समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार के द्वारा 750 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और उससे ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। और पूरा शिव पुराण से लेकर और शिव जी की जो विभिन्न मुद्राएं हैं वो सारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। पूरा कलात्मक दृष्टि से इसका जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है उसको ध्यान में रखकर इसको पूरी तरह से बनाया गया है। और अब ये धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण क्षेत्र उज्जैन हो जाएगा। धार के पीथमपुर में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं शाहजहांपुर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम के अंदर रखा मटेरियल धू धू कर जल गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। खरगोन में आगजनी और हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। शहर में आज भी कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट के बाद लोगों ने बड़ी राहत महसूस की। शादी के सीजन में बाजार गुलजार हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट से लोगों को राहत तो मिली है। बाजार में शादी के लिए साड़ी, कपड़े, सौंदर्य का सामान और सराफा में जेवर सहित आवश्यक खरीदी कर रहे हैं। हालांकि दिन में ही कर्फ्यू में छूट के चलते भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। तो जहां त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर के तालाब चौक से छोटी मोहन टॉकीज तक पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू के दौरान पुलिस के जवानों ने मार्च किया।
और अब बात करेंगे सतना की, जहां पुलिस ने वाहन और चोर गिरोह को पकड़ा है। इन गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 22 बाइक बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सतना, रीवा और सीधी में दबिश दी गई और इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। तो वहीं पूछताछ में इन्होंने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहन चोर गैंग के 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये 8 वाहन चोरों में से कुछ सीधी के रहने वाले हैं, कुछ रीवा के हैं, कुछ सतना के रहने वाले हैं। ये वाहन चोर काफ़ी समय से जिला रीवा, जिला सतना और सीधी में वाहन चोरी घटनाएं कर रहे थे। इनपुट के आधार पे पहले 2 वाहन चोरों को कस्टडी में लिया गया। उनसे जो पूछताछ हुई उसके आधार पे 8 व्यक्ति इसमें अरेस्ट हुए हैं और अभी तक इनकी पूछताछ के आधार पे जो गाड़ियां रिकवर हुई है 22। जबलपुर हाईकोर्ट ने अलीराजपुर में 11 मार्च को हुई घटना के मामले में 4 आरोपियों पर रासुका लगाई है। आपको बता दें कि अलीराजपुर के वालपुर भगोरिया में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। घटना का वीडियो पूरे देश में काफी वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश में ये अपने तरह का पहला मामला है जहां महिला अपराध पर कोर्ट ने रासुका लगाई है। निश्चित तौर पर कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में महिला अपराध के खिलाफ एक नजीर पेश करेगा। जबलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में म्हाड़ू तालाब इलाके में कार्रवाई की गई और तालाब के किनारे अवैध निर्माण को तोड़ा गया। साथ ही सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि तालाब के किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया का कब्जा था। म्हाड़ू ताल जैसा कि जबलपुर का इतिहास प्रसिद्ध है, तालाबों का शहर है और उन्हीं में से एक प्रमुख तालाब है म्हाड़ू ताल। लगभग 40 एकड़ के इस तालाब पे काफ़ी दिनों से भूमाफियाओं की नज़र थी। आज मौके पर ऐसे संपूर्ण निर्माणों को ढहाया जा रहा है। रोड नाली जो थी उसको तोड़ा जा रहा है। संपूर्ण रूप से अगर देखें तो इसमें 10 एकड़ जमीन जेडीए की है और शेष एक निजी भूस्वामी पुरुषोत्तम दास टंडन की है। पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ अनुपस्थित भूस्वामी हैं, इसलिए कई सारे लोगों के द्वारा उनके नाम से मुख्तियार आम लेकर के भूमि का क्रय विक्रय स्टाम्प पर किया जा रहा है और इससे एक और जहाँ गवर्नमेंट को राजस्व की भी क्षति हो रही है, वहीं भूमाफियाओं के चंगुल में भी लोग। और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में तोड़फोड़ की। साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट भी की। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हमने कहा नर्स की दिक्कत ज़्यादा खराब हो रही है तो बोली सर को बुला रहे हैं। सर बहुत देर में आए हैं, 2-3 घंटे में। उसके बाद जब हम नीचे थोड़ा सा हमने आवाज़ लगाई नर्सों को, मैडम आप क्यों नहीं सुन रही, सर को बुलाइए। जब उसके बाद 30-40 मिनट बाद सर आए हैं और 30 मिनट में ऐसे घूमते इसको आईसी रूम में करना है, ये करना है, वो करना है और एन टाइम पे बोले इसको घर ले जाइए, काम खत्म हो गया इसका। हम उनसे गुहार लगाया, सर प्लीज़ प्लीज़ या तो आप रेफर कर दीजिए हमको या आप हम पे कहते हैं इसका इलाज नहीं होगा। दतिया में 4 मई को मनाए जाने वाले दतिया उत्सव की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। रथ यात्रा निकालने के लिए सड़क को चौड़ा किया गया। सड़क किनारे बने नालों को भी पत्थरों से ढक दिया गया। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आए दिन आयोजक मीटिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि पीताम्बरा माई की जयंती पर हर साल आयोजन होता है। बाहर से बहुत सारे श्रद्धालु जयंती कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन इस बार मां पीताम्बरा माई की जयंती उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसीलिए सब लोग दतिया उत्सव को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 मई को मां पीताम्बरा का प्रकाट दिवस, गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए हमने शहर के जितने भी मुख्य मार्ग हैं उनके चौड़ीकरण की तैयारी कर ली है और जो भी हमारे नालियां थी उनको हमने पूरी तरह कवर्ड कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई रथ यात्रा में कोई भी व्यक्ति निकले तो नाली वगैरह में ना गिर पाए। और जो भी गड्ढे थे उनको फिलिंग करा दिया गया है। जो नलों के लीकेज वगैरह थे उनको सबको ठीक करा दिया गया है। साइड में जो भी जहाँ भी जगह अपने को मिली है वहाँ पर चौड़ीकरण करने का प्रयास करके वहाँ पेवर ब्लॉक।
मध्य प्रदेश में मई महीने के पहले ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है। प्रदेश के कई जिले ऐसे तप रहे हैं कि लोग गर्मी से बेहाल हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया, जहां पारा 45.6 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो वहीं नौगांव में 45 डिग्री, तो वहीं खजुराहो, खंडवा और दमोह में पारा 44 के पार है। तो वहीं होशंगाबाद, रायसेन, गुना समेत करीब 13 जिलों में तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी अभी और रुलाने वाली है, क्योंकि तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ेगा, 1-2 डिग्री और राइज हो सकता है, क्योंकि 46 तक पहुंच ही गया। राजगढ़ में कल पूरे इंडिया का हाईएस्ट था 45.6 डिग्री जो रिकॉर्ड किया गया है। पूरे भारतवर्ष का सर्वाधिक तापमान था, जो वहाँ लू भी चली है। 3 तारीख से मध्य प्रदेश में टेम्परेचर कम होने की संभावना है और लू से भी राहत मिलेगी। भोपाल की बात करनी थी, भोपाल में आज 44 के आसपास टेम्परेचर जाने की संभावना। बच्चों के लिए विशेष सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी आ रही है, जैसा आप बताया, जो सबको पता है। तो बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि घर से बाहर ना निकलें धूप में, और जब भी निकलें तो पानी पी के निकलें, खाना जरूर खाएं, खाली पेट ना निकलें, और धूप को अवॉइड करना चाहिए, और गमछा वगैरह या टोपी या कैप लगा के निकलना चाहिए। जबलपुर शहर में आसमान से बरसी आग और इस सीजन का सबसे गर्म दिन किया गया दर्ज। 43.3 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चली। अप्रैल महीने में 40 डिग्री के ऊपर ही तापमान रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इंदौर में 3 दिन तक चलने वाला पहले ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। इस ऑटो शो में शामिल वर्ल्ड क्लास वाहन पीथमपुर में बने विश्व के 5वें और एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर 400 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड में दौड़ेंगी। और इसी के साथ ही एमपी अब तक में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।